Sad news coming in. Subrata Roy, the chief of Sahara Group, has died at the age of 75. He's died of a cardiorespiratory arrest following an extended battle with complications arising from. अगर आप 90 के दशक में बड़े हुए हैं तो आपको याद होगा कि सड़कों पे बिलबोर्ड से लेके महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर की जर्सी पे एक कंपनी का जलवा हुआ करता था। इस कंपनी का नाम है सहारा इंडिया और इसके सिरमौर का नाम सहारा श्री सुब्रत रॉय। ये कहानी है सपने की, ये कहानी है संघर्ष की और ये कहानी है अंत में पतन की। ये कहानी है सुब्रत रॉय की, कहानी है फर्श से अर्श की एक साधारण व्यक्ति जिसने शून्य से शुरुआत की और एक साम्राज्य खड़ा कर दिया और फिर एक ईंट गिरते ही वो साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहता चला गया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव शर्मा और आप देख रहे हैं अनसुनी दास्तां। साराशी साराशी My next guest is Sahara boss Subrata Roy, one of India's leading business tycoons. He's in a bit of trouble. In fact, that's an understatement. I challenge the whole world that you have not done anything wrong. Not a single fault you can get from it. साल 1978 सुब्रत रॉय एक छोटे से शहर गोरखपुर के साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने शुरुआत में चिप्स और स्नैक्स बेचकर अपना गुजारा किया, लेकिन कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। चिप्स और स्नैक्स बेचने के दौरान सुब्रत रॉय ने अपने आसपास एक समस्या देखी। छोटे शहर और गांव के छोटे व्यापारी और गरीब तबके के लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बचत करना तो चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई सुरक्षित विकल्प कभी था ही नहीं। तभी उन्होंने सोचा कि लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और इसके लिए एक योजना बनाई। उन्होंने लोगों से कहा, मुझे थोड़ी सी राशि दो जो भी तुम दिन भर में कमाते हो और इसे मैं 3 महीने बाद दुगना करके तुम्हें वापस करूंगा। ये सुनने में एक अविश्वसनीय वादा लगे, लेकिन इसे सुनकर लोगों के दिलों में उम्मीद जागी और महज 2000 रुपये से शुरू की गई कंपनी एक 24,000 करोड़ रुपए के स्कैम में कैसे बदल गई। सहारा ने अपने अभियान की शुरुआत एक साधारण नारे से की, सिर्फ 1 रुपये से भी आप सहारा परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। इस एक वाक्य ने लाखों लोगों को सहारा से जोड़ा। उन्होंने छोटे शहरों और गांवों में यह अभियान चलाया। वे सीधे आम जनता तक पहुंचे और उन्हें भरोसा दिलाया कि आपका पैसा सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने कहा कि आपका पैसा आपके सपनों को साकार करेगा, बच्चों की शिक्षा, घर का निर्माण या फिर रिटायरमेंट का सुरक्षा कवच, कुल मिलाकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण। लेकिन सहारा का वित्तीय मॉडल था क्या? मान लीजिए गोल्डी ने 100 रुपये का निवेश किया, 3 महीने बाद उसे 200 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन यह पैसा चिराग के निवेश किए हुए पैसों से आया। चिराग को पैसा फिर किसी और ने दिया। इसे कहते हैं नए पैसे से पुराने पैसे का बोझ उठाना। ये एक चेन सिस्टम था जो आजकल आप लोगों को मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर पिरामिड स्कीम में बहुत अच्छे से दिखता होगा। चिलगोजे लड़के आजकल सुबह उठ के इस बारे में बहुत चिल्ला चौड़ भी करते हैं। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए लोग तो कहते हैं घर से मान ले साला देखना 2026 में देखते हैं तुझे कितना बड़ा मंत्री है। यहाँ जो निवेशक था वही कंपनी का एजेंट बना। इस एजेंट को कमीशन दिया गया। जब कोई निवेशक अपना पैसा वापस मांगता तो ये एजेंट उसे एक नई योजना में निवेश करने के लिए मना लेता और इस नई योजना का वादा होता अधिक रिटर्न लेकिन लंबी अवधि। जैसे जैसे सहारा का साम्राज्य बढ़ता गया, सुब्रत रॉय की महत्वाकांक्षाएं भी उसी तरीके से ऊंची होती गईं। उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल कई उद्योग में किया। 1991 में उन्होंने एयर सहारा की शुरुआत की। 2000 में सहारा 1 टेलीविजन नेटवर्क लॉन्च किया गया। 2001 से 2013 तक भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप घर घर तक पहुंचाई। 2011 में उन्होंने आईपीएल टीम पुणे वॉरियर्स का अधिग्रहण किया। इसके अलावा उन्होंने एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जैसे अम्बे वैली, एक आदर्श शहर बनाने का सपना था। उन्होंने लंदन के ग्रॉसवेनर हाउस और न्यूयॉर्क के
द प्लाजा होटल और ड्रीम डाउनटाउन होटल जैसे प्रतिष्ठित संपत्तियों को खरीदा, जिसकी लागत लगभग 4400 करोड़ रुपए की थी। और एक समय पे भारत देश में सहारा इंडिया के पास करीब 35,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी और भारतीय रेलवे के बाद एक ऐसी कंपनी जो भारत में दूसरे नंबर पर रोजगार दिया करती थी। सपने देखना गलत नहीं होता, लेकिन सपनों का वजन इतना ना हो कि आपकी जड़ें उखड़ जाएं। सहारा अब एक केवल नाम नहीं था, सहारा अब केवल एक कंपनी नहीं था, सहारा एक ब्रांड बन चुका था। सुब्रत रॉय अब भारत के प्रभावशाली लोगों में से एक हो चुके थे और उनके नाम की धमक सिर्फ उद्योग जगत में ही नहीं, क्रिकेट मैदान से लेकर सत्ता के गलियारों तक थी। उनके दोस्तों में शामिल थे मुलायम सिंह यादव, अनिल अंबानी और अमिताभ बच्चन। लोग सुब्रत रॉय को एक मसीहे के रूप में देखने लगे थे। उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। लेकिन जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, सहारा के मॉडल के पीछे का सच धीरे धीरे सबके सामने आने लगा था। सहारा का साम्राज्य जितना मजबूत दिखता था, उतना ही गहराई से उसमें दरारें पड़ना शुरू हो चुकी थी। 1996 में लखनऊ इनकम टैक्स विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर प्रसन्नजीत सिंह ने सुब्रत रॉय को एक गुप्त पत्र लिखा। इसमें उन्होंने सहारा के मुख्य निवेशकों की जानकारी मांगी, जिसमें कुछ बड़े नाम शामिल थे। राजनेताओं और मशहूर हस्तियों के नाम भी इस सूची में शामिल थे। प्रसन्नजीत सिंह का यह शक था कि सहारा ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का एक जरिया बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद सुब्रत रॉय की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद 15 फरवरी 1997 को सहारा ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने एक पूरे पेज का विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसमें लिखा गया था कि उनकी गोल्डन स्कीम के तहत जमा की गई 400 करोड़ रुपए की राशि में निवेश करने वाले प्रमुख लोगों में 3 पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का नाम शामिल था। एक केंद्रीय मंत्री मुलायम सिंह यादव और सिनेमा जगत से ताल्लुक रखने वाले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी शामिल थे। इसी सनसनीखेज विज्ञापन ने लखनऊ के इनकम टैक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया। दिल्ली और वित्त मंत्रालय से लगातार फोन आने लगे। जल्द ही प्रसन्नजीत सिंह और उनके बॉस पूनम किशोर सक्सेना को 2 महीने की छुट्टी पे भेज दिया गया और महज 2 हफ्ते के बाद उन दोनों का ट्रांसफर करा दिया गया और ये मामला 1996 में वहीं रफा दफा हो गया। लेकिन समय का पहिया चलता रहा और 2004 में सुब्रत रॉय फिर से सुर्खियों में आए, जब उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी पर 552 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये शादी किसी उत्सव से कम नहीं थी। इसमें देश के कई नामचीन लोग आए, जिसमें शामिल थे अनिल अंबानी, ऐश्वर्या राय, मुलायम सिंह यादव, अमिताभ बच्चन और जहां तक कि उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इस भव्य आयोजन का हिस्सा बने। इस शादी ने सुब्रत रॉय को फिर से सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया था। यह स्पष्ट था कि उनकी महत्वाकांक्षाएं और भी बढ़ चुकी थीं। उन्होंने समाज में खुद को एक मसीहे के रूप में दिखाने के लिए 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित करवाया। अब उनका सपना सहारा को और बड़ा बनाने का था, तो उन्होंने सहारा का IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए शेयर बाजार में लाने की योजना बनाई। 30 सितंबर 2009 को उन्होंने अपनी कंपनी सहारा प्राइम सिटी के लिए DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोसेस सेबी के पास जमा कराया। इसी बीच 4 जनवरी 2010 को इंदौर के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रोशन लाल ने नेशनल हाउसिंग बैंक को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने बताया कि सहारा की 2 कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने बॉन्ड्स के जरिए गैरकानूनी तरीके से लोगों से करोड़ों रुपए इकट्ठा किया है। नेशनल हाउसिंग बैंक ने यह पत्र सेबी को भेज दिया। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में स्टॉक्स और सिक्योरिटी बाजार का रेगुलेटर है। ये निवेशकों की रक्षा करता है और बाजार का उचित संचालन सुनिश्चित करता है। और यहीं से सहारा के खिलाफ जांच का सिलसिला शुरू हुआ। जब इमारत की नींव कमजोर हो तो दरारें छुपाई नहीं जा सकती। सहारा ने बड़े पैमाने पे बॉन्ड्स जारी किए।
इन बॉन्ड्स को बेचने के लिए लाखों एजेंट्स का नेटवर्क बनाया गया। इन एजेंट्स ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी बचत को सहारा में इन्वेस्ट करें। लेकिन सवाल ये था कि सहारा इन निवेशकों के पैसों से करता क्या था और इतना सारा पैसा इकट्ठा कर कैसे पा रहा था। असल में सहारा ने कभी कोई स्थायी आय का स्रोत विकसित ही नहीं किया। वह नए निवेशकों से पैसा लेता रहा और पुराने निवेशकों को भुगतान करता रहा। ये खेल आग पे चलने के जैसा था। 2010 में सेबी ने सहारा के वित्तीय दस्तावेजों की जांच शुरू की। जांच में खुलासा हुआ कि सहारा की 2 कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने 4 सालों में लगभग 24,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। लेकिन इन पैसों का स्रोत स्पष्ट था नहीं। सहारा ने OFCD यानी कि ऑप्शनल फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर से इन पैसों को इकट्ठा किया था। अब OFCD होता क्या है? इसमें कंपनी किसी भी आदमी से उधार ले सकती है और उसके बदले में उसे एक कागज का टुकड़ा देती है जो इस प्रणाली में एक गारंटी की तरह होता है, जिसे कहते हैं बॉन्ड, और इसके बदले में उन्हें पैसा वापस करती है, वो भी तय दर पे। लेकिन OFCD के कुछ नियम होते हैं। कोई कंपनी अगर 50 से कम लोगों से पैसा लेती है तो उसे सिर्फ परमिशन लेनी पड़ती है रजिस्ट्रार से। लेकिन एक कंपनी जो 50 से ज़्यादा लोगों से OFCD के जरिए अगर पैसे उठाती है तो उसे परमिशन लेनी होती है सेबी से, और इसके बारे में कभी सेबी को कोई जानकारी सहारा की ओर से दी ही नहीं गई। और उसके बाद सेबी सहारा को सख्ती से जब निवेशकों की सूची साझा करने के लिए कहती है तो उन्होंने 31,000 बॉक्स में भरे दस्तावेज सेबी के दफ्तर में भेज दिए। दस्तावेज 127 ट्रकों में भरकर भेजे गए थे। लेकिन इन दस्तावेजों की जांच के बाद भी ज्यादातर निवेशकों की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी। सेबी ने इन्हें खारिज कर दिया और कहा कि ये दस्तावेज अपर्याप्त हैं। सेबी ने सहारा पर आरोप लगाया कि उन्होंने अवैध तरीके से पैसा जुटाया है। उन्होंने सहारा को निर्देश दिया कि वे निवेशकों के पैसे जल्द से जल्द वापस करें। अब बुलंदियों पर पहुंचने का ख्वाब तो सब देखते हैं, लेकिन जड़ें मजबूत हो ये ख्याल हर आदमी नहीं रख पाता। सुब्रतो रॉय ने इन आरोपों का विरोध किया और उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी ने और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। 6 मई 2013 की सुबह लखनऊ के बाहरी इलाके में भारत का राष्ट्रगान गाया गया और यह ऐतिहासिक राष्ट्रगान था क्योंकि इसमें शामिल होने वालों की संख्या थी 1,21,653 और ये दुनिया के सबसे बड़े परिवार सहारा इंडिया के सिरमौर सहारा श्री सुब्रतो रॉय के नेतृत्व में गाया गया था। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद सेबी के आदेश को न मानने पर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में उन्हें जेल भेज दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सहारा को लेकर। सुप्रीम कोर्ट से सुब्रतो रॉय को झटका लगा। क्या हार में रहेंगे सुब्रतो रॉय? सुब्रतो रॉय की गिरफ्तारी सहारा के लिए एक बड़ा झटका थी। उनके साम्राज्य की नींव हिल चुकी थी और धीरे धीरे उनका सारा साम्राज्य बिखरने लगा था। जो जितना ऊंचा उड़ता है उसके गिरने का भी उतना ही तेज धमाका होता है। हर बड़ा घोटाला सिर्फ एक पैसे का खेल नहीं होता, बल्कि इसमें ताकतवर लोगों का हाथ भी छुपा होता है। सहारा का घोटाला सिर्फ सुब्रतो रॉय और उनके एजेंट्स तक सीमित नहीं था। ये कहानी और गहरी है। इसमें बड़े नाम शामिल थे, राजनेता, फिल्म स्टार, क्रिकेटर और व्यापार जगत के दिग्गज। कई रिपोर्ट्स और जानकारी इस बात की ओर भी इशारा करती हैं कि सहारा के निवेश मॉडल में सिर्फ छोटे निवेशकों का पैसा ही नहीं, बल्कि इनमें बड़े स्तर तक ब्लैक मनी भी सफेद करने का खेल चल रहा था। इतनी परतों के नीचे सच दबा था कि हर फाइल एक नई कहानी कह रही थी। सेबी ने छोटे निवेशकों को उनका पैसा लौटाने के लिए एक विशेष फंड बनाया, लेकिन बड़ी समस्या ये थी कि बहुत से निवेशकों की जानकारी अधूरी और गलत थी। हजारों लोग जिन्होंने पैसा लगाया था कभी सामने आ ही नहीं पाए। ये सवाल उठता है कि अगर सहारा के पास 24,000 करोड़ रुपए का निवेश था तो ये पैसा असल में था किसका? क्या ये पैसा उन गुमनाम बड़े नामों का था जिन्होंने अपनी काली कमाई को सफ़ेद करने के लिए सहारा का सहारा लिया, या फिर सिर्फ सहारा का एक और झूठ था जिसने कागज़ पर निवेश दिखाकर लोगों को धोखा दिया? आज भी सेबी की फाइलों में 24,000 करोड़ रुपए का सवाल अधूरा है। जो हिसाब किताब में ना आए वो पैसा किसके नाम पे छुपाएं? 2017 में सुब्रतो रॉय की मां का निधन हुआ और उसके बाद वो जमानत पे बाहर आए, लेकिन इसके बाद वो लगातार जमानत पर बाहर ही रहे। लेकिन सहारा का पतन उनके सामने जारी रहा। सुब्रतो रॉय, जिन्हें कभी सहारा श्री कहा जाता था, अब वह दुनिया में है नहीं। करीब 15 महीने पहले 14 नवंबर 2023 को उनका बीमारी के चलते
निधन हो गया। उनके साथ सहारा की वह छवि भी खत्म हो गई जो कभी भारत का विश्वास और प्रतीक हुआ करती थी। वो बादशाह था पर अब एक अफसाना है, धन तो रहा पर किसका ये राज अब भी अनजाना है। हर कहानी का एक अंत होता है लेकिन हर अंत सच नहीं बताता। क्या यह सच में एक पैसे लौटाने की योजना थी या फिर ये एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैम था? अगर ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है और आपको अगर ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ साझा करें और हम इसी तरह आपके बीच आते रहेंगे, आपके समक्ष नई कहानी और किस्सों के साथ उपस्थित होते रहेंगे। मेरा नाम है वैभव। आप अपने आप को महफूज रखें, अपने घर वालों से, अपने भाइयों बहनों से प्यार करते रहें और अगर इसी तरीके के स्कैम की एक और कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे ही चैनल पे एक पुराना स्कैम और है, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। आप जाके उसके बारे में भी सुन सकते हैं। जब तक हम अगली बार मिलें तब तक के लिए जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद और जय भारत। सहारा इंडिया का मैं बहुत ही पुराना निवेशक रह चुका हूं। मेरी मदर भी वहां पर सहारा इंडिया में काम वगैरह करती थी, लेकिन विगत 5-6 सालों से सहारा इंडिया का जो स्थिति है वो काफी दयनीय है सर। उनका जो भी मैच्योरिटी है, जो भी पेमेंट है वो लोग नहीं कर रहे हैं सर, जिसके लिए मैंने यहाँ पर बिहार सरकार के वित्त विभाग में भी कंप्लेन किया। मेरा जो अमाउंट है सर वो कम से कम मुझे जहां तक ज्ञात है वो 20 लाख के ऊपर ही होगा सर। और लोकल पटना ऑफिस जाइए, इनका जो मेन पटना में जो ऑफिस है बोरिंग रोड, वहां से भी कोई मुझे सही बातचीत, क्योंकि वो लोग खुद नहीं है उस कंडीशन में बताने का। क्योंकि जहां तक मुझे ज्ञात है जो जितने भी लोकल पदाधिकारी हैं उनका खुद कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रहा है। और ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है सर कि ना राज्य सरकार, ना केंद्र सरकार, ना सेबी, कोई भी हम लोग जैसे छोटे निवेशक जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, काफी फाइनेंशियल क्रश में है और हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं है।